इतिहास के काले चैप्टर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। बहुत सारी दिक्कतें दी, कोर्ट को गए, रोके, अनऑफिशियली डाक डाले लोगों पे, सप्लायर वेंडर्स पे डाक डाले, तो स्टूडियोज को फोन करे, ऐसा नहीं चलने देना। कोई सत्ते में रहता, कोई पार्टी महाराजा समझते हैं, उसका बाप का जागीर समझते हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि रेप, कन्वर्जन करना और मारना, ये सब के बारे में मुझे भी पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि इतिहास से रूबरू कराने का, जागरूक कराने का एक माध्यम भी बन चुका है। जो इतिहास आपको स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, अब सिनेमा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सिनेमा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इसी प्रयास में एक और फिल्म हमारे बीच आ चुकी है, रज़ाकार। तो चलिए मिलते हैं उस फिल्म के कास्ट से और प्रोड्यूसर से। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। सबसे पहले तो शुरुआत में यहाँ से करना चाहूँगा सर कि आपने काम किए फिल्म में, जब आपको ऑफर हुई फिल्म के बारे में, इतिहास के बारे में, आप कितने रूबरू थे सर? मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। मुझे नहीं पता था कासिम रिजवी कौन है, रज़ाकारों ने हैदराबाद में क्या जुल्म ढाए थे। मुझे नहीं मालूम था कि 1946 टू 48 का जो इरा था वो एक काला कड़वा इरा था वहाँ हैदराबाद के लिए। और आज हैदराबाद जो हिंदुस्तान में शामिल है और एक खूबसूरत स्टेट के रूप में बाहर आता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट्स की वजह से आता है। ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन कि एक एक्टर का धर्म है कि जब उसको कोई काम मिले तो वो उस बारे में पता करे और उसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो वो हासिल करे। और वही मैंने किया। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि ये मुझे कासिम रिजवी प्ले करना है, जो कि इतिहास के उस काले चैप्टर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, तो मैं पूरी तरह से ज़िम्मेदार हो गया और पूरी मेहनत के साथ इस काम में जुट गया कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं कासिम रिजवी के बारे में, रज़ाकारों के बारे में। और कुछ किताबों का रेफरेंस मैंने सर से लिया, कुछ डायरेक्टर सर से लिया और उनको पढ़ना शुरू किया। इसी तरीके से एक एक्टर की तैयारी होती है। फिर मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ से भी जो जानकारी मिल सकती थी वो इकट्ठी की। फिर उसके बाद एक इंटरनल जर्नी जो शुरू होती है एक्टर की, हर एक्टर का अपना एक मेथड होता है उस कैरेक्टर में जाने के लिए, वो सब किया और इस इतिहास को आज जीवित रूप में आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। आई होप कि एक सच्ची, ईमानदार और ऑनेस्ट फिल्म जो है आप लोग देखेंगे इस तरीके से, और मुझे लगता है कि वो आपको पसंद आएगी। गुड सर, आपके जहन में कब ये पहली बार आया? और आई थिंक आपके जहन में पहले से होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले से आप प्लान कर रहे थे। इतना टाइम क्यों लग गया सर? क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत सारे मुश्किल है। जब कोई सत्ते में रहता, कोई पार्टी, तो वो अपने आप को स्पेशली रीजनल पार्टी वाले राजा महाराजा समझते हैं, उसका बाप का जागीर समझते हैं। उस तरीके से हमें बहुत सारे दिक्कतें दिए गए। शुरुआत कहाँ से? पहले सबसे पहले कौन सी? मेरा मतलब हमारा बचपन से ही रज़ाकारों के बारे में सुनते थे। उसी टाइम से आपके जहन में? हमारा बचपन में रज़ाकार सुने और गब्बर सिंह के बारे में सुने। बच्चा सो जा रहे तो गब्बर आ जाएगा, ऐसा। तो रज़ाकारों के बारे में तो हम तो ये 7 साल का उम्र से सुनते रहे, क्योंकि उन्होंने जितने भी गंदे कारनामे किए हैं वो पूरे हमको दिखता था गाँव में, अलग अलग जगह पे। हमारे गाँव का बाजू भी एक बहुत बड़ा ब्रिज को ब्लास्ट किए 16 सितंबर 1948 के दिन। और वो भी हमारा दादाजी, जिनका नाम मुझे दिया गया, लेट गुडूर नारायण रेड्डी, उन्होंने भी ये रज़ाकारों से फेस ऑफ हुआ, उनका भी, और ये सब चीज़ें भी। और एक दिन 27 जनवरी 2022 के दिन मैं तिरुपति बालाजी मंदिर को जा रहा था। जैसा ही प्लेन टच डाउन हुआ, मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन आया, रज़ाकार बोल कर। आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, ऐसा कैसा, मेरा लॉर्ड बालाजी ने दिया होगा शायद बोल के। मैं उस दिन से मैं उसका निष्ठा के साथ आगे बढ़ा। बस उसी दिन समझो इसका सीड सो हो गया, और उसको लगा कम से कम 20-22 महीने टू रिलीज़। बहुत सारी दिक्कतें दी है। फिर कोर्ट को गए, रोके, अनऑफिशियली डाक डाले लोगों पे, सप्लायर वेंडर्स पे डाक डाले, तो स्टूडियोज़ को फ़ोन करे, ऐसा नहीं चलने देना। हम भी छुपा छुपा के करते थे, प्रोडक्शन नंबर 1 बोल के रखते थे। और होटल भी नहीं मिलने दिए। होटल वालों को तो स्ट्रिक्टली बोल दिए कि नहीं देना, फलकनुमा पैलेस, बिकॉज निज़ाम के बारे में शूट करना है तो अपने को निज़ाम का पैलेस में करना ना। यू कांट गो टू जयपुर एंड डू इट, राइट? सो फाइनली वी फाउंड ए सिमिलर प्लेस इन
मैसूर एंड वी टुक इट ऑन लीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक 12-15 दिन के लिए ले लिए, लेके वहाँ शूटिंग करें पोर्शन ऑफ इट। तेज सर, आप कितने रूबरू थे इस कहानी को लेके? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मेरे आइडियल रह चुके हैं, लेकिन जो ये भी पता था मुझे कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू गेट निज़ाम इनटू द इंडियन टेरिटरी, लेकिन रज़ाकारों ने जो घिनौने कारनामे वहाँ किए हैं उसके बारे में मैं इतना अवेयर नहीं था। वो मुझे गुडूर जी ने और मेरे डायरेक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि औरतों के रेप, कन्वर्जन करना और मारना, ये सब के बारे में मुझे भी पता नहीं था। जब रिसर्च कुछ आपका रहा सर? इनके साथ मिलकर रिसर्च की मैंने। इन्होंने बहुत मुझे, मतलब जो बारीकी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, इन्होंने बहुत हेल्प किया मेरी। तो मिलजुल के फिर मैंने अपने हिसाब से जो लगा मुझे जैसा उनका होना चाहिए किरदार, उस मैंने किया है। फिर मुझे तो बहुत शर्म आती है बात पे कि हम खासकर यूथ को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, खासकर इतना बड़ा मुद्दा रज़ाकार मूवमेंट के बारे में हमने स्कूल में नहीं पढ़ा। इवन मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करी, उसमें भी कभी कोई टीचर ने इस बारे में डिस्कस तक नहीं किया। तो आई and even my friends and my family members, nobody was aware of this incident and the heinous crime committed. इन्होंने बताया women के rapes and all kind of things done. We were really not aware. After I read the script, जब डायरेक्टर जी से बात हुई, प्रोड्यूसर जी से बात हुई, तब समझ में आया कितनी सीरियसनेस है ये सब्जेक्ट में, और उससे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि उतनी सीरियसनेस के साथ हम ये टॉपिक को बाहर लाएं और उतनी सीरियसनेस से लोग देखें इसे और इस पे रिव्यूज़ भी दें। और ये होता है ना, लोग बात करते हैं तो मूवी की और सक्सेस बढ़ती है। तो मैं चाहती हूँ इस मूवी के बारे में और डिबेट एंड डिस्कशन हो, बातें हो, तो सबको पता चले इस सब्जेक्ट के बारे में।